आज हम शुरू करते हैं इस्नाफ़ सुखन का आपका पार्ट 5। तो हमने इससे पहले के पार्ट्स में ये जान चुके हैं हम कि किस तरह से असनाफ़ सुखन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, नसरी असनाफ़ और शेरी असनाफ़, है ना। इसके अलावा इसमें जो इसके पार्ट्स हैं, नसरी असनाफ़ को भी अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जैसे कि दास्तान। तो हमने दास्तान के बारे में भी पढ़ लिया है, नावल के बारे में भी पढ़ लिया है, अफसाने के बारे में भी जान चुके हैं, ड्रामे को भी हमने अच्छे से जान लिया। अब हम पढ़ेंगे मज़मून के बारे में। इसके अलावा इनकी डिटेल स्टडी जब आप लोग पढ़ते हैं तब आपको और अच्छे से पता चल जाती है। फ़िलहाल ये सिर्फ मेरा मकसद है, छोटी छोटी 2-2 5-5 मिनट की वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सारे असनाफ़ सुखन से वाक़फ़ियत हो जाए। ठीक है, तो आज हम मज़मून के बारे में पढ़ेंगे कि मज़मून क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मज़मून ये गैर अफ़सानवी सिन्फ़ है, नसरी सिन्फ़ है। देखिए अब क्या है, आपने भी पढ़ा कि जो नावल है या दास्तान है या अफ़साना है, ये सब अफ़सानवी सिन्फ़ है, यानी इसके अंदर कहानी क़िस्से होते हैं। ठीक है, लेकिन मज़मून जो है ये होती तो नस्र के फॉर्म में ही है, लेकिन ये कोई अफ़सानवी सिन्फ़ नहीं है, ये हकीकत के बहुत करीब होती है। इसमें आप किसी भी एक मौजू पर कोई भी बात पूरी वजाहत के साथ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पर आप बहस कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, इस सिन्फ़ में किसी भी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख़याल किया जाता है। ठीक, इसके आगे क्या लिखा है, इसके लिए मौजू की कोई क़ैद नहीं है, यानी किसी भी मौजू पर आप लिख सकते हैं। मज़मून निगार किसी भी मौजू पर मज़मून लिख सकता है। मज़मून में ख़यालात का तसलसल ज़रूरी है, यानी कि देखिए ऐसा है कि आप ठीक है कोई भी मज़मून लिख सकते हैं, किसी भी बात पर, किसी भी एक मौजू को, किसी भी एक टॉपिक को आप लेके उसको ज़ेर बहस ला सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़याल आपको रखना है कि जब आप किसी मज़मून के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें ख़यालात का तसलसल होना चाहिए। ये नहीं है कि कभी आप उसके पक्ष में हो रहे हैं, कभी आप उससे बिल्कुल अपोजिट हुए जा रहे हैं, विपक्ष हुए जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको नहीं करना। या अभी आपने बात शुरू करी आइसक्रीम की और बात करते करते पहुंच गए चॉकलेट पे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिस भी टॉपिक को लेना है, मान लीजिए आपने अगर पेन को लिया है, कलम को लिया है, तो आप पहले कलम को बताएंगे कि कलम क्या है, फिर आप ये बताएंगे कि इसकी इन्वेंशन कैसे हुई, है ना। फिर उसके बाद बताएंगे कि इसके मेरिट्स क्या है, यानी अच्छाइयाँ क्या क्या है। फिर आप डीमेरिट्स बता सकते हैं कि बुराइयाँ क्या क्या हैं। ठीक, तो इस तरह से आप एक तसलसल से चलेंगे। ये नहीं कि कभी कुछ आगे कभी कुछ पीछे या कहीं का कहीं बात जोड़ दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मज़मून सिंपल सा आप कह सकते हैं, जो ऐसे राइटिंग आप लोग करते हैं, है ना, इंग्लिश में आपने करा होता है, हिंदी में आपने निबंध लिखे होते हैं, उसको ही कहा जाता है। मज़मून के एतबार से मौजू के एतबार से मज़मून की मुख्तलिफ़ अक़साम है, यानी कि अगर हम बात करें मौजू के एतबार से, अगर हम मौजू को लेते हैं तो उसके एतबार से, टॉपिक के एतबार से हम मज़मून को अलग अलग अक़साम में डिवाइड कर सकते हैं, यानी उसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे इल्मी, यानी उसमें जिसमें इल्म की बातें हो, जिसमें अदब मतलब इल्म से रिलेटेड बहस की गई हो। अदबी, जिसमें अदब से रिलेटेड यानी लिटरेचर से रिलेटेड बात की गई हो। फिर आता है सियासी, जिसमें आपके सियासत से रिलेटेड बात की गई हो, किसी भी सियासी मौजू को हम ले सकते हैं। समाजी, जिसमें हमें समाज के हिसाब से बात की गई हो, सोसाइटी के लिए बात की गई हो कि हमारी सोसाइटी में ये चल रहा है, ये अच्छाइयाँ हैं या ये बुराइयाँ हैं, है ना, उसे समाजी कहते हैं। उसके बाद मज़हबी, जिसमें हम किसी भी मज़हब के एक मौजू को लेके उसको ज़ेर बहस लाते हैं, किसी मज़हब के बारे में कोई बात करते हैं, ये आपका मज़हबी कहलाता है। उसके बाद आपका सिंपल सा मालूमाती मज़मून भी होता है। मालूमाती मज़ामीन का मतलब ये होता है कि सिंपल सा जो आपको जनरल नॉलेज के लिए दिया जाए, जो आपकी नॉलेज है उसमें इजाफ़ा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो दिया जाए, वो आपके मालूमाती मज़ामीन कहलाते हैं वगैरह, यानी इस टाइप के मज़ामीन हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मज़ामीन हो सकते हैं। ठीक है, जब हमने मेन ये बता दी, इनके अंदर ही बहुत सारे डिटेल्ड हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप लोग इसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये सिर्फ वीडियोज़ इसलिए बनाई जानी है ताकि आपका बेस क्लियर किया जा सके हर मौजू को लेकर। आगे लिखा है, उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ 19वीं सदी के वसत से हुआ था, यानी कि वसत से हुआ था, बीच से हुआ था। 19वीं सदी जब शुरू हुई, 19th सेंचुरी, तब इसकी इब्तिदा हुई थी। ठीक है, उसके बीच में आते आते कब, यानी सर सैयद, जब आपकी अलीगढ़ तहरीक हुई, ये शुरू हुई है, उस दौरान सर सैयद और उनके मासरीन ने समाजी इस्लाह के लिए जो एक वसीला के तौर पर निकाला, उसको क्या इस्तेमाल किया, वसीले के तौर पर मज़मून को लिखना शुरू करा। यानी कि वो चाहते थे कि हम समाज में इस्लाह कर सके, उसको सही कर सके, उसके अंदर जो बुराइयाँ, जो खामियाँ हैं, उनको दूर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने किसको अपनाया, मज़मून को अपनाया।
اس عہد میں عوام میں ذہنی بیداری پیدا کرنے کے لیے مضامین لکھے گئے، کیونکہ واقعی وہ جو دور تھا، اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے لوگ انگریزوں کے خلاف بیدار نہیں تھے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں کیسے کرنا ہے کہ ہم انگریزوں کے ساتھ چل سکیں یا ان کو پیچھے کر سکیں، کم سے کم ان کی غلامی سے تو آزاد ہو سکیں. تو اس کے لیے سر سید نے اور ان کے جو رفقا تھے، ان کے جو معاصرین تھے، ان سب نے مل کے یہ شروع کیا تھا کہ لوگوں کو ذہنی طور پر بیدار کیا جائے، ان کو ذہنی طور پر جگایا جا سکے کہ بھائی آپ لوگ اٹھو، کہاں سو رہے ہو، ہے نا. سونا صرف آنکھیں بند کر کے سونا نہیں ہوتا، سونا کھلی آنکھوں سے سونا بھی ہوتا ہے. جب ہم اپنے ارد گرد ماحول کو، معاشرے کو دیکھ کر نظر انداز کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم سو رہے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. تو لکھا ہے مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، ذکا اللہ اور امیر ناصر علی، جو یہ لوگ تھے، انہوں نے معاشرتی اجزاء جو لکھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تہذیبی، مذہبی اور جو آپ کے تھے ادب اور دیگر موضوعات پر مضمون لکھے. یعنی کہ انہوں نے معاشرت، تہذیب، مذہب، ادب اور دیگر معنی اور بھی مختلف موضوعات ہیں، ان سب پر اپنے اپنے مضامین لکھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا بتاتے ہیں، عبدالحلیم شرر نے تاریخی موضوعات پر مضامین لکھے. ٹھیک ہے، عبدالحلیم شرر کی ناولز بھی بہت ساری ہیں، وہ سب بھی جنرلی تاریخ کے اوپر ہی ہیں. تاریخ کا مطلب سمجھتے ہیں نا، تاریخ کا مطلب ہسٹری سے ریلیٹڈ، کہ ہمارے ہسٹری میں، ہمارے اتہاس میں، ہمارے پاسٹ میں کیا ہوا تھا، اس کو دکھایا. ٹھیک ہے، دیکھیے ہسٹری کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر ہم ہسٹری کو نہیں جانتے ہیں تو وہ دوبارہ سے دہراتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہسٹری میں یہ ہوا، ہم نے یہ غلطی کری، تو وہ ہم کبھی دوبارہ نہیں دہراتے. اس لیے ہمیں اپنی جو پاسٹ ہوتا ہے، جو ہماری ہسٹری ہوتی ہے، اس سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے بتاتے ہیں آپ کے مولوی عبدالحق، مولانا ابوالکلام آزاد، وحید الدین سلیم اور اس کے بعد سید سلیمان ندوی وغیرہ نے علمی اور ادبی مضامین کے ساتھ تحقیقی، تنقیدی اور لسانی اور موضوعات پر بھی مضامین لکھے. یعنی اب یہ جن کے اوپر نام آئے ہیں، مولوی عبدالحق، مولانا ابوالکلام آزاد یا پھر وحید الدین سلیم یا سید سلیمان ندوی، ان لوگ نے علمی، ادبی اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیقی اور تنقیدی مضمون بھی لکھے، اور لسانی یعنی کہ جو لینگویج سے ریلیٹڈ ہے اس کو بھی لکھا. اس کے بعد بتاتے ہیں مہندی افادی اور سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، ٹھیک ہے، اور مولانا عبد الماجد دریابادی، ٹھیک ہے، منشی پریم چند، سجاد حیدری الدرام، سلطان حیدر جوش. تو یہ جو تھے مجنو گورکھ پوری، ان کے جو مضامین تھے بہت معروف تھے اور وسیع حلقوں میں پسند کیے جاتے تھے. یعنی کافی بڑے طور پر ان لوگ نے لکھے مضمون اور کافی مطلب پاپولر بھی ہوئے ان کے مضمون. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں بتاتے ہیں مضمون نگاری کی صنف مقبول عام صنف ہے. یعنی کہ جو یہ صنف ہے مضمون نگاری کی، یہ بہت فیمس ہے. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا، یہ انگلش میں ہم کہتے ہیں آرٹیکلس لکھ رہے ہیں، ہے نا، یہ سب بھی اسی کے اندر ہی آتے ہیں. کیونکہ جب سر سید نے لکھنا شروع کرا تھا نا، تو یہ جو اپنے مضمون تھے، اس طرح کے مضمون لکھتے تھے مضامین، اور ان کو لکھنے کے بعد جو تہذیب الاخلاق رسالہ تھا یا ان کے اور جو انہوں نے رسالے نکالے تھے، ان سب میں یہ شائع کرتے تھے تاکہ لوگ پڑھیں تو لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں واقفیت ہو سکے. ٹھیک، آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ بہت فیمس ہوئی یہ صنف. اس میں کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کی پوری آزادی حاصل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اس میں یہ ٹاپک کو ہی بات کر سکتے ہیں، دوسرا ٹاپک آپ لیں گے تو آپ کو ڈانٹ پڑ جائے گی. مطلب جیسے اب افسانہ ہے تو افسانے میں آپ کو صرف کہانیاں قصے ہی کرنے ہیں، چاہے وہ حقیقی ہو چاہے وہ کیسے ہو، لیکن ہاں کچھ شرائط ہیں جو آپ کو ماننا پڑیں گی، جیسے وہ بہت بڑا نہ ہو، طویل نہ ہو زیادہ، ہے نا، کردار زیادہ نہ ہو، ایک نشست میں پڑھا جا سکے. تو ان چیزوں کا آپ ٹھیک ہے، جو رولز بنائے گئے ہیں ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز یہ ہے نا کہ آپ کو لمیٹڈ لکھنا ہے. لیکن اگر آپ بات کریں مضمون نگاری کی، تو مضمون نگاری میں کوئی ورڈ لمٹ نہیں ہے. آپ جتنا لمبا چاہے مضمون لکھ سکتے ہیں، جس موضوع پر چاہے لکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو اس چیز کا خیال تو خود رکھنا پڑے گا نا کہ اگلا انسان بور نہ ہو آپ کی چیز کو پڑھ کے. ٹھیک، چلیے آگے دیکھتے ہیں. تو یہاں لکھا ہے اسی لیے مضمون نگاری کا فن مستقل ترقی کرتا رہا، یعنی کہ کر رہا ہے، آج بھی وہ ترقی پر ہے، اور آج بھی مختلف موضوعات پر عمدہ مضامین لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی بہت عمدہ یعنی بہت اچھے مضمون لکھے جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے
कि मज़मून निगारी ख़त्म हो चुकी है, वो अभी भी चल रही है। उसके बाद देखिए ये क्योंकि जो ये मैंने कॉपी निकाली है ये थोड़ी सी ब्लर है, थोड़ी ख़राब है। आपके पास तो सबके पास बुक्स होंगी, आप उससे देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर लेंगे, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। फ़िलहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ एक आम ज़बान में आपको मज़मून की डेफिनेशन बताई गई है कि असलियत में मज़मून है क्या। तो देखिए यहाँ लिखा है, मज़मून नस्र की वो सिन्फ़ है जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ उसी तरह इज़हार ख़याल किया जाता है कि ये एक मरबूत तहरीर बन जाती है। ठीक है, यानी कि ये एक तसलसल सिन्फ़ है, इसमें एक तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया जाता है और इसमें आप जो चाहें वो टॉपिक लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाइया के साथ, तो हम देखेंगे इंशाइया क्या होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और इससे पहले की 4 वीडियोज़ देख रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी है तो आप उन्हें देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके लिए। चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।